गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइव। आज है 1 जनवरी 2026 का। हम देखते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत सारे काम की चीज़ें हैं जो कि हम एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं इंडिया एंड यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन इंडिया एंड यूएई का। ये सबसे पहले जानते हैं मिलिट्री ऑपरेशन होता है क्यों, क्योंकि एक दो अलग अलग देशों की सेनाएं आपस में अगर मिलिट्री कोऑपरेशन करती है तो उससे क्या होता है कि उसके वारफेयर के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आने वाले भविष्य के युद्धों में उसको क्या कहते हैं, सहयोग करने में आसानी होती है। इसीलिए वो संयुक्त सेना अभ्यास करते हैं। तो चलते हैं। तो उसका नाम क्या था? डेजर्ट साइक्लोन 2। ये पहले से हो रहा था। स्थान कहाँ है, मतलब लोकेशन कौन सी जगह पे? अबू धाबी में। और ये कहाँ पड़ता है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। टेन्योर इसका क्या था? अवधि 18 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, जो कि ख़त्म हो चुका है। ठीक है। भाग लेने वाली सेनाएं कौन कौन थी? इंडिया की और यूएई की। भारत के कौन कौन से जवान थे? मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट के 45 जवान थे। ठीक है। यूएई के 53 जवान, मतलब मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन के 53। अब चलते। यह अभ्यास भारत और यूएई के बीच में गहराते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। गहरे रक्षा सहयोग को दर्शाता है, मतलब कि ये जो मिलिट्री कोऑपरेशन है कि इंडिया एंड यूएई का। यूएई जानते हैं एशिया में, एशियन कंट्री में यूएई बहुत अच्छा ही, मतलब इकोनॉमिक ग्रो करने वाला देश है। तो भारत उसके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करके उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है, ताकि गल्फ़ कंट्री में, यूएई गल्फ़ कंट्री का हिस्सा है ना, तो गल्फ़ कंट्री में भारत अपना पकड़ बना सके। तो दूसरा आप देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होता है। जो ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन होता है वो होता है क्या? देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास दो या दो से अधिक देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच किया जाता है। सशस्त्र मिलिट्री दो या दो देशों के बीच, मिलिट्री के बीच में किया जाता है। ये होता है सहयोगात्मक प्रशिक्षण होता है, कार्यक्रम होता है, जिसका उद्देश्य होता है क्या? संचलनात्मक समन्वय को बेहतर बनाना, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और रणनीतियों को साझा करना, आपसी विश्वास को मजबूत करना, ताकि भविष्य में आने वाले युद्धों को वो अच्छी तरीके से टैकल कर सके, हैंडल कर सके। इसलिए वो पहले ही सैन्य अभ्यास करते हैं। ऐसे अभ्यास रक्षा कूटनीतिक डिफेंस डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होते हैं। ये देखते हैं डेजर्ट साइक्लोन 2 का उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था? इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, भारत यूएई रक्षा सहयोग को मजबूत करना, संयुक्त संचालनात्मक तत्परता में सुधार रखना। ठीक है। अब ये देखते हैं इंटरऑपरेबिलिटी होता है क्या? इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? विभिन्न देशों की सेनाओं को यह क्षमता है कि वो एक के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, मतलब एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। जैसे समान रणनीति हो, प्रक्रियाएं हो और संचार प्रणालियां, कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग कर सके। जैसे कि अगर मान लो यूएई में कुछ हुआ तो इंडियन आर्मी यूएई की आर्मी का टेक्निकल सिस्टम या तो कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग कर सके। अगर यूएई को चाहिए इंडियन टेक्निकल सिस्टम या इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करना, तो यूएई वाला कर सकता। तो इसी को कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है। मतलब एक दूसरे देश की सेना एक दूसरे का क्या कहते हैं, रक्षा सामग्री या कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करके आगे की रणनीति तैयार कर सके, उसी को कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। 4 नंबर में देखते हैं मैकेनाइज इन्फेंट्री क्यों? मैकेनाइज इन्फेंट्री ऐसी पैदल सेना इकाइयाँ जिन्हें समर्थन मिलता है बख्तरबंद वाहनों का, यांत्रिक परिवहनों का, इसलिए मैकेनाइज इन्फेंट्री। इन्हें इन्हें डिजाइन किया गया तेज गति से आगे बढ़ने के लिए, उच्च तीव्रता वाले युद्ध के लिए, रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान परिस्थितियों के लिए। मैकेनाइज इन्फेंट्री को यूएई का रेगिस्तान, यूएई सबसे पहले देखते हैं यूएई का जोग्राफिकल, अगर यूएई का अगर हम जोग्राफी से डिसाइड करें तो यूएई रेगिस्तान भूभाग है, इस प्रकार से प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए मैकेनाइज इन्फेंट्री यूएई में ज़रूर होता है, क्योंकि मैकेनाइज इन्फेंट्री बना हुआ ही रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए, क्योंकि वो उस परिस्थिति में ढल सके, उस परिस्थिति में वो युद्ध कर सके, वॉर कर सके एक वॉरियर की तरह। तो इसीलिए वो मैकेनाइज इन्फेंट्री कहा गया। यूएई में जानते हो रेगिस्तान ही है उसका, यूएई का फिजिकल ज्योग्राफी। भारत यूएई का रक्षा सहयोग का रणनीतिक महत्व क्या है? ए नंबर भू राजनीतिक महत्व। यूएई एक प्रमुख साझेदार है पश्चिम एशिया में। ठीक है।
जो तो वेस्ट एशिया में, हिंद महासागर क्षेत्र में इंडियन और ओरिजिन में ये प्रमुख है। भारत यूएई संबंधों को एक समग्र रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा प्राप्त है। सुरक्षा सहयोग में आतंकवाद रोधी सहयोग, यूएई और इंडिया का दोनों का टारगेट आतंकवादी रोधी का सहयोग करना, मतलब दोनों इंडिया और यूएई दोनों का टारगेट आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस देना, ठीक है, आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। समुद्री सुरक्षा सिक्योरिटी, समुद्री में लुटेरे व्यापारी सब कोई ना है, उसका सुरक्षा। खुफिया जानकारी साझा करना दोनों देशों के बीच में। निम्न क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना के साथ में ज्वाइंट कोऑपरेशन को बढ़ावा कर रहा है भारत और यूएई एक दूसरे के साथ। रक्षा कूटनीति में सैन्य अभ्यास निम्न को बढ़ावा देते हैं, जैसे विश्वास, पेशेवर परिचय, संकट प्रतिक्रिया समन्वय। भारत के लिए डेजर्ट साइक्लोन का महत्व क्या है? भारत के लिए निम्न राजनीतिक महत्व इसका है। निम्न अनुभव प्राप्त होता है इससे रेगिस्तानी युद्ध तरीके, अगर इंडियन आर्मी अगर यूएई के साथ क्या कहते हैं, इंडियन इन्फेंट्री यूएई के साथ जाके सैन्य अभ्यास करता है, तो यूएई का तो फिजिकल ज्योग्राफी भौगोलिक परिदृश्य से हम देखें यूएई को, तो वहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो इंडियन आर्मी को एक अनुभव प्राप्त होगा रेगिस्तान में युद्ध कैसे लड़ा जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी रीजन में। तो एक तो ये इंडियन आर्मी को फायदा। दूसरा, उन्नत संचालन अभ्यास, यूएई की सेना क्या यूज करती है, कैसे युद्ध करने का कौशल रणनीतिक क्या है, तो एक वो सीखती है। तीसरा पश्चिम एशिया में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है, ठीक है। नेट सुरक्षा प्रदान करता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत भूमि का समर्थन मिलता है। अब इतना बड़ा एक रिवीजन पॉइंटर बना दिया हम। रिवीजन पॉइंटर में त्वरित बिंदु अभ्यास का नाम क्या था? डेजर्ट साइक्लोन 2। कब से कब तक चला था? 18 से 30 दिसंबर तक। प्रकार क्या था? कौन कौन सा देश था? यूएई और इंडिया, ठीक है। ज्वाइंट संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास। और अक्टूबर देख लिया। स्थान लोकेशन क्या था? अबू धाबी या यूएई। भारतीय दल 45 जवान, और एक इकाई कौन था? मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट, और यूएई का 53 मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन। उद्देश्य क्या था? इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी वही समझाए, रक्षा सहयोग को एक साथ में मजबूत करना, संस्करण का दूसरा संस्करण। देन गाइज हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल पे। हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, जैसे कि पता है जनवरी का मंथ आ चुका है। जनवरी के मंथ में रिपब्लिक डे होता है, दैट मीन्स गणतंत्र दिवस। इस बार हमारे भारत में इस बार पहली बार हो रहा है क्या कि गणतंत्र दिवस पे सेना का पशु दास्तान हो रहा है, ठीक है। तो वो परेड वरेड होता था ना, जैसे कर्तव्य पथ पे, तो हमारे वॉर एड जैसे कि टैंक, मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब परेड में शो केस के लिए लाते थे। लेकिन इस बार सेना वो सब तो लाएंगे, लेकिन इस बार पशु को भी ला रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं लेख का मुख्य विचार क्या है। भारतीय सेना पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में एक विशेष रूप से तैयार पशु दास्तान प्रस्तुत करेगी, जो आधुनिक सैन्य अभियानों, विशेषकर अत्यंत कठिन भौगोलिक क्षेत्रों पर, जो कि अब देखो आप कहोगे कि भौगोलिक क्षेत्र पर अब तो क्या कहते हैं, इतना एआई का टेक्निकल ज़माना आ गया, प्लस में ड्रोन सारे आ रहे हैं, सारे युद्ध अब ड्रोन से होंगे। तो इसमें अब पशु को क्या आवश्यकता है? नहीं गाइस, इसमें भी पशु बहुत ही अभी महत्वपूर्ण रोल हमारा अदा करेंगे, क्योंकि जो कि पशु जो होता है ना, वो अपने अपने जोग्राफिकल रीजन में ही क्या कहते हैं, बहुत चलते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो पशुओं में रणनीति, परिचालन और स्वदेशी भूमिका को उजागर करता है, ठीक है। यह समाचार यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ भाई, यह समाचार यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि 26 अब जनवरी को पशु दास्तान हमारे इंडियन आर्मी में शोकेस करेगी। यह यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत की उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड में रक्षा की तैयारी की रणनीति को दर्शाता है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड में सुरक्षा में प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करना सीखता है। प्रकृति के आधारित पर देखो, आज हम कितना भी ड्रोन टेक्नोलॉजी बना लें, ठीक है, लेकिन प्रकृति जो हमें दिया है उसका बात ही कुछ अलग है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बनाता है। पारंपरिक ज्ञान प्लस आधुनिक सैन्य आवश्यकताओं की एकीकरण को पूरा करता है। पशु दास्तान होता क्या है? यह दस्ता भारतीय सेना के रिमाउंट एवं वेटनरी कॉर्पस, देखो आरवीसी मतलब यहाँ समझते हैं, आरवीसी का क्या होता है
कि इंडियन आर्मी में बहुत सारे क्या कहते हैं वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उसी ग्रुप्स में से एक ग्रुप है आरवीसी। इसको कहते हैं आर्म फॉर रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्पस। इसका मतलब होता है कि क्या कहते हैं, इस ग्रुप को ये जिम्मेदारी मिला हुआ होता है कि जो पशु है, जैसे इंडियन डॉग है जो कि स्पाई करता है, कोई विस्फोटक को सूंघ के उसको पहचानने में मदद करता है, आतंकवादियों को पकड़ने में मदद करता है, जो डॉग्स सब होते हैं, ठीक है। घोड़े जो होते हैं, जो कि अभी आगे अभी हम बात करेंगे घोड़े ऊँट के बारे में, ठीक है। तो वो सबको एक मतलब पेट्स करने में, हैबिटेट करने में, वो सबका देखभाल करने में एक ये इंडियन आर्मी का एक अलग ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। अब समझ गए। आगे बढ़ता हूँ। इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किसके द्वारा करेगा, आरबीसी के द्वारा प्रस्तुत करेगा इंडियन आर्मी में, जो 26 जनवरी को। शामिल प्रमुख पशु इसमें कौन कौन, 2 बैक्टीरियन ऊँट, ठीक है, 2 बैक्टीरियन ऊँट, 4 जास्कर टूट है, देखो देखो 4 जास्कर ये है। शिकारी पक्षी जिसको कहते हैं रैपर्स, 10 भारतीय नस्ल के सेना के कुत्ते, 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते, ठीक है। ये सभी मिलकर भारत के सैन्य पारितंत्र में सहन शक्ति, अनुकूलशीलता और नवाचार को दर्शाते हैं। रिमाउंट एवं वेटनरी कॉर्पस की भूमिका क्या होती है, आरबीसी की क्या है, सेना की एक विशेष कोर जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे प्रशिक्षण, प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल, पशुओं के परिचालन, तैनाती एक्सेट्रा। आरबीसी क्यों महत्वपूर्ण है, निम्न क्षेत्रों में अभियानों को सक्षम बनाता है, जैसे कि उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड पर, शीत मरुस्थल पर, बर्फ से ढके हुए दुर्गम भूभाग पर, जहाँ मशीनों और वाहनों की सीमाएं होती है, उससे बढ़कर ये जो होता है ना, क्या कहते हैं, जो पेट सभी होता है, इससे बढ़ के वो मतलब युद्ध में भूमिका निभाते हैं, जहाँ मशीनों और वाहनों को नहीं बेच सकते। तो प्रत्येक पशु का रणनीतिक महत्व देखते हैं। जो जितने प्रकार के भी पशु है, जैसे 2 बैक्टीरियन ऊँट, 4 जास्का टट्टू, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के कुत्ते, 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते। तो ये सब जो पशु है, इसका हम रणनीतिक महत्व क्या है वो हम आगे देखते हैं। बैक्टीरियन ऊँट के बारे में देखो, बैक्टीरियन ऊँट क्या होता है, शीत मरुस्थल के विशेषज्ञ होते हैं। शीत मरुस्थल जैसे लद्दाख का इंडिजीनियस है, ये स्वदेशी है, लद्दाख में बैक्टीरियन ऊँट पाया जाता है, लद्दाख में। तो लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन पे ये बैक्टीरियन ऊँट स्पाई करने में एक अनुकूल परिस्थिति में होगा, जो चाइना के साथ, जो चाइनीज बॉर्डर पे वो क्या कहेगा, पेट्रोलिंग करेगा, ठीक है। निम्न परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल, जैसे अत्यधिक ठंड में, पतली हवा में, 1500 फीट से अधिक ऊंचाई तक में ये मतलब पेट्रोलिंग कर सकता है, ठीक है, बैक्टीरियन ऊँट। इसकी क्षमता क्या क्या है, तो 250 केजी का भार ये एक बार में मतलब वहन कर सकता है। 250 केजी का भार ये ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ा सकता है, और लंबी दूरी तय कर सकता है। कम पानी भी पीता है, और कम पानी और कम चारे में जीवित रहना इसकी इंडिजीनियस आदत है, ठीक है। ये किस रीजन में पाया जाता है, लद्दाख रीजन में, जिधर ठंडी हवाएं चलती है, अत्यधिक ठंड होता है, उधर बैक्टीरियन ऊँट पाए जाते हैं। तो सैन्य भूमिका के लिहाज से देखो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं, जैसे लॉजिस्टिक सहायता, घुड़सवार गश्त, और वास्तविक नियंत्रण रेखा जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल है, जो चाइना के साथ हमारी लाइन लगती है, चाइनीज बॉर्डर के साथ। तो वहाँ पे बैक्टीरियन ऊँट हमारे लिए बहुत ही मददगार, बेनिफिशियल प्रूफ होगा। तो रेतीले और खड़ी ढलानों में आवागमन चीन के साथ सीमा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जास्कर टट्टू अब देखते हैं बी नंबर में। उच्च ऊंचाई सहन शक्ति, ये भी हाई एल्टीट्यूड पर सहन शक्ति है, जैसे लद्दाख की स्वदेशी पर्वतीय नस्ल है ये जास्कर टट्टू। आकार छोटा होता है पर असाधारण सहन शक्ति होती है, मतलब छोटा साइज का छोटा होता है, लेकिन असाधारण सहन शक्ति होती है। इसकी स्टेमिना बहुत ही तगड़ी होती है, जो 40 से 46 केजी का भार वहन कर सकता है, ठीक है, ले जा सकता है। संचालन क्षमता इसका देखो, इसका भी संचालन क्षमता देखो, 1500 फीट से अधिक ऊंचाई तक है, 15,000 फीट से, -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये झेल सकता है। तो इस हिसाब से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो ये सब जानवर हैं, हमारे पेट्स हैं, तो ये सब इंडियन आर्मी के लिए एक बेनिफिशियल प्रूफ होता है। और ये सब आप लोग आज लिखते रहना, वीडियो पॉज कर करके, वीडियो पॉज कर करके, ठीक है, जिसके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होगा।
देखते हैं जास्का टट्टू का परिचालन उपयोग। देखो जैसे सियाचिन ग्लेशियर में जैसे -40 डिग्री सेल्सियस पे अभी हमने बात की, तो सियाचिन ग्लेशियर में इसका उपयोग होगा। हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक में प्रतिदिन 70 किलोमीटर घुड़सवार गश्त, ये पेट्रोलिंग कर सकता है, 70 किलोमीटर डेली पेट्रोलिंग कर सकता है। तो बोले ना साइज में छोटा लेकिन स्टेमिना तगड़ी वाली है इसमें। तो भारत की अद्वितीय उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड क्षमता का प्रतीक होता है। अब सेना के कुत्ते जिसको कहते हैं साइलेंट वॉरियर मूक योद्धा। प्रशिक्षण स्थल इसका कहाँ, आरबीसी केंद्र, वही जो भी बताया आरबीसी केंद्र इसका कॉलेज है मेरठ यूपी में। भूमिकाएं भूमिकाएं क्या है, सेना के कुत्ते का आतंकवादी रोधी अभियान में, विस्फोटक को एवं बारूदी सुरंग पहचान करने में, ट्रैकिंग और सुरक्षा करने में, आपदा प्रतिक्रिया को अंजाम देने में, खोज और बचाव मिशन में। प्रोत्साहन स्वदेशी कुत्ते नस्ल मतलब इंडिजीनियस डॉग ब्रीड्स जैसे मुधोल हाउंड्स, रामपुर हाउंड्स, चिंपराई, कम्बोई, राजपलायम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्लस मेक इन इंडिया को दर्शाता है। आगे जो एनिमल है उसको कहें शिकारी पक्षी रैपेट्स। हवाई निगरानी के लिए उपयोग, बर्ड स्ट्राइक नियंत्रण के लिए, हवाई निगरानी के लिए। इसका लाभ क्या होगा, प्रकृति और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को बढ़ाता है, जैसे हवाई सुरक्षा के लिए, निगरानी की प्रभावशीलता, नवाचार पक्ष तकनीकी प्रधान समाधानों के बावजूद प्राकृतिक शिकारी का उपयोग करना। मतलब नवाचार पक्ष क्या है कि तकनीकी प्रधान होने के बाद भी, जैसे आज हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी है, तो उसके बाद होने के बावजूद भी हम प्राकृतिक शिकारी का उपयोग कर रहे हैं। आधुनिक युद्ध में पशु अब भी क्यों महत्वपूर्ण है। ड्रोन उपग्रह और एआई के बावजूद होने के बाद भी ये सब पशु क्यों क्या कहते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि इसमें कम लागत लगते हैं, ठीक है, ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, अत्यंत कठिन भूभाग में ये बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। जैसे हमने बताया जास्का टट्टू के बारे में पढ़ा ना, क्या पढ़ा, -40 डिग्री सेल्सियस तक वो सहन कर सकता है। उसी रीजन में वो पले बड़े, उसी रीजन में वो जाने जाते हैं, तो उसके लिए एक ये कोई अद्वितीय कार्य नहीं रह जाता, वो उसके लिए साधारण सा काम हो जाता है। तो वो सियाचिन ग्लेशियर में अच्छा पेट्रोलिंग कर सकता है। तो कम पता चलने योग्य होता है वो सब, उसको पता भी नहीं लगा सकता है। विशेष रूप से प्रभावी जैसे पर्वत के एरिया में, ग्लेशियर, वन क्षेत्र में, आपदा क्षेत्र में, एक्सेट्रा में, ठीक है। अब हम इसका एक रिवीजन पॉइंटर दे देते हैं, जो कि वीडियो को आप पॉज करके लिख लेना। ये रिवीजन पॉइंटर, गणतंत्र दिवस की पहली बार पर पशु दास्तान को प्रस्तुत कौन करेगी, रिमाउंट एवं वेटनरी कॉर्पस आरबीसी, जो इंडियन आर्मी का एक ग्रुप होता है। बैक्टीरियन ऊँट शीत मरुस्थल में, लद्दाख में एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइनीज बॉर्डर के साथ लगता है लद्दाख के साइड में। जास्का टट्टू सियाचिन में -40 डिग्री सेल्सियस में वो रह सकता है, जो हाई एल्टीट्यूड पे जाके वो निगरानी करेगा, पेट्रोलिंग करेगा। सेना के कुत्ते का काम क्या था, आतंकवादी रोधी बचाव, विस्फोटक को पहचानना, आतंकवादियों को मतलब कुत्ते का काम जानते, सूंघ के वो पता लगा देता है। स्वदेशी कुत्ते नस्ल को बढ़ावा मिल रहा है इससे। शिकारी पक्षी हवाई निगरानी एवं बर्ड स्ट्राइक नियंत्रण में, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। तो अगला आर्टिकल हम देखते हैं गाइस। अगला आर्टिकल हमारा देखो डीआरडीओ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा प्रलय मिसाइलों को सैल्वो प्रशिक्षण। ये प्रलय मिसाइल क्या है और सैल्वो प्रक्षेपण क्या है, ये दोनों पढ़ेंगे, सैल्वो प्रक्षेपण और प्रलय मिसाइल। भारत का रक्षा अनुसंधान में विकास एवं संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट के पास से ही लॉन्चर से विकसित की गई 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों को सैल्वो प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया, मतलब टेस्टिंग किया। तो दोनों मिसाइलों में से निर्धारित प्रक्षेप पथ, मतलब जो उसको गाइड मिला कि यहाँ जाके उसको गिरना मिसाइल को, उसी को बोलते हैं प्रक्षेप पथ, मतलब गाइडेंस पाथ, ठीक है। जिस पथ पे उसको निर्धारित किया गया वो उसी पथ पे चल के वो अपना काम करके आएगा, उसी को बोले प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया, सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया, ठीक है। ट्रैकिंग और सत्यापन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर के सेंसरों द्वारा किया गया था। हम देखेंगे सैल्वो प्रक्षेपण और ये क्या कहते हैं प्रलय मिसाइल, ये दोनों के बारे में अभी आगे देखते हैं। देखो सैल्वो प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है, एक ही प्लेटफॉर्म से कम समय में की गई मिसाइलों का प्रक्षेपण। मतलब देखो प्लेटफॉर्म अलग अलग नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म से
और टाइम भी कम लगा और कई मिसाइलों को एक साथ प्रक्षेपण करने की प्रक्रिया के सेल्वो प्रक्षेपण कहेंगे। ठीक है, अब प्रलय मिसाइल जो भी टेस्टिंग हुआ वो मिसाइल क्या है? देखो, एक तो इंडिजीनियस है, स्वदेशी है, कम दूरी की है और सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है और ये गैर परमाणु हमलों के लिए डिजाइन की गई है, परमाणु हमलों के लिए नहीं, गैर परमाणु हमलों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। प्रमुख विशेषताएं इसका देखते हैं, जैसे अत्यधिक गतिशील, एक नंबर गतिशील में बहुत आगे, बहुत ज़्यादा स्पीड, सटीक प्रहार क्षमता, जिसका इसका गाइडेंस पाथ जहाँ पे सेट करेगा वहीं पे जाके ये मार करेगा, इसे सटीक प्रहार क्षमता है इसमें। शत्रु की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा होता है, कोई मिसाइल आया उसको हवा में मार के गिराने में जो लगा होता है एयर डिफेंस सिस्टम, उसको ये चकमा देने में काफ़ी आसानी से ये हो सकता है। विभिन्न प्रकार के वार हेड को ले जाने में, अब वार हेड क्या होता है? मिसाइलों के आगे में एक हेड लगा होता है जिसको वार हेड कहा जाता है, उसमें बारूद गोला असला भर के लेके जाता है, उसको वार हेड कहा जाता है। ठीक है, रिवीजन पॉइंटर इसमें भी देख लो। प्रलय जो है स्वदेशी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है ये प्रलय। स्वदे ठोस ईंधन मोबाइल लॉन्चर है ये। मारक क्षमता इसका 150 से 500 किलोमीटर तक का है। पेलोड जो ये ले सकता है 500 से 1000 किलोग्राम तक। केवल पारंपरिक वॉरहेड को लेके जा सकता है, ये गैर परमाणु है, आप जान रहे हैं। ठीक है, परमाणु मार करने वाला नहीं है। अंतिम गति इसका मैक 6.1 मैक है, इसका लास्ट क्या कहते हैं स्पीड। और विकास कौन क्या? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके लिए इसी पे आज का होता है करंट अफेयर्स समाप्त। तो आज के होमवर्क में हम देते हैं कि एक ये देश को देखना है, कौन सा देश था? माली। ठीक है, माली को जाके देखना है वर्ल्ड मैप पे, देन कमेंट सेक्शन में आके टाइप करना है ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे माली कंट्री को। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।